Hello friends, welcome to our YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. And in today's video, हम discuss करेंगे e-invoicing in GST, applicability of e-invoicing and other things about e-invoice. So first, e-invoicing में एक word आता है invoice. तो invoice का क्या मतलब होता है? It's basically a supporting document फर्दर सेल ट्रांजेक्शन्स एंड परचेज ट्रांजेक्शन, यानी कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस से रिलेटेड, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो उनको रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनवॉइस, यानी कि टैक्स इनवॉइस, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सबको हम इनवॉइस बोलते हैं. तो यानी कि ई इनवॉइस का क्या मतलब हुआ? बेसिकली ई इनवॉइस किसी भी वर्ड के आगे जब हम ई लगा देते हैं तो उसका बेसिकली मतलब होता है कि डिजिटल, यानी कि ये इनवॉइस जो है अब डिजिटल आपको जनरेट करना है, डिजिटली इशू करना है, और ये आप डिजिटली गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू इशू करोगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे स्टोर हो जाएगी. तो इससे क्या होगा, इससे आपका एक तो जब भी आप इनवॉइस जनरेट करोगे उसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे बाद में, और वो डायरेक्ट आपका जब भी आप GSTR 1 या 3B की फाइलिंग करोगे तो आपका यही जो डिटेल्स है ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा आपके GST पोर्टल पे भी. तो इट्स बेसिकली अ डिजिटल इनवॉइस जो आपको इशू करना होता है. अब एक और टर्म होती है इसमें GST में, दैट इज़ ई वे बिल. अब ई वे बिल और ई इनवॉइस, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, या ये सेम है या क्या है. तो ई वे बिल आपका होता है, ये बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में, में आपका इशू किया जाता है. और जब भी आपका ट्रांसपोर्ट होता है ये इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, 50,000 से ऊपर जब भी आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट के जब भी गुड्स आप कहीं बाहर भेजते हो या विद इन स्टेट भी भेजते हो तो उसमें आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है, और तभी आप ये कर पाओगे. अदरवाइज़ आपको कहीं भी अगर गाड़ी रुक के कोई भी पूछता है तो ये आपको दिखाना होता है कि इसमें कौन से गुड्स और कितनी अमाउंट के हैं. तो ये होता है आपका बेसिकली इसके लिए. अब इसमें क्या होता है, सिर्फ गुड्स का जो है वो गुड्स वाला पार्ट कवर होता है. अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका ई वे बिल में कोई कवरेज नहीं है. लेकिन ई इनवॉइस में क्या होता है, ये तो इनवॉइस है, इसमें अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, दोनों आपका ये जनरेट होगा. और इसकी भी कुछ एप्लीकेबिलिटी की क्राइटेरिया है. जैसे इसका 50,000 है, वैसे ही इसका भी अमाउंट के लिए नहीं है लेकिन इसका टर्नओवर के बेसिस पे है. तो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया, ये जब स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था तब ये 500 करोड़ जिस बिज़नेस एंटिटी की इन प्रीवियस ईयर, इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम 2017 टू 18, यानी कि 2017 से 18 तक अभी तक लेके जिसका भी 500 करोड़ की टर्नओवर थी प्रीवियस ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल था. उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 100 करोड़ किया, देन ये 50 करोड़, उसके बाद ये अभी आते आते अभी आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 जो कि अभी वैलिड रहेगा, वो होगा आपका 10 करोड़, यानी कि इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर फ्रॉम 2017-18 टू फाइनेंशियल ईयर 21-22, जो लास्ट आपका फाइनेंशियल ईयर गया वो 21-22. तो इन ईयर्स में से अगर किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में आपकी टर्नओवर जो रही है 10 करोड़ से एक्सीड कर रही है, 10 करोड़ रही है, तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है. और ये जो टर्नओवर है ये आपका कुछ केसेस में होता है कि हर स्टेट में आपके GST रजिस्ट्रेशंस होती है. कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बहुत सारे लोगों की, जैसे दिल्ली बेस्ड अगर कोई फर्म है
तो उसकी ब्रांचेज़ है। तो ये नहीं कि आपकी एक ब्रांच की जो है वो टर्नओवर अगर 10 करोड़ से एक्सीड करेगी तब आप पे ये एप्लीकेबल है। अगर आपका मतलब पूरा पैन इंडिया देखा जाता है, पैन के बेसिस पे, एक पैन पे आपकी चाहे कितनी भी ब्रांचेज़ हैं, उनमें अगर आपकी टोटल टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस में, तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है और आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। उसके बाद टर्नओवर के रिगार्डिंग ये आपकी एप्लीकेबिलिटी है। उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है इसके लिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर आपका बिजनेस एंटिटी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो किस किस के लिए हैं? फॉर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी और कोई भी एनबीएफसी। अगर आपकी बिजनेस एंटिटी ये है तो आपको इनवॉइसिंग जनरेट करने की नीड नहीं है, आप पे लायबल भी नहीं है। सेकंड, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का आपका काम है। थर्ड, इफ़ यू आर डीलिंग इन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। उसके अलावा अगर आपका सिनेमेटोग्राफी या मल्टीप्लेक्स से रिलेटेड काम है, तो इन केसेस में, इन 4 केसेस में आप पे ई इनवॉइस की लायबिलिटी नहीं होती, आपको जनरेट करना नहीं होता, और ना ही आपके केस में टर्नओवर वाला क्राइटेरिया फॉलो होता है कि अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हो रही है तो आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये थी एप्लीकेबिलिटी और एक्सेप्शन। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स के, कि ई इनवॉइसिंग इम्प्लीमेंट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो फर्स्ट होगा, इट कर्ब्स टैक्स इवेजन। अगर सारे इनवॉइस आप ई इनवॉइसिंग के थ्रू इशू कर रहे हैं तो आपके सारे इनवॉइस फाइनल होंगे और वो जीएसटी में भी जाएंगे। पहले क्या होता था ना, आप कोई भी इनवॉइस इशू करते हो, उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो फर्स्ट, इन सम केसेस इट इज़ 30 to 31 डेज़ जो कि मंथली फ़ाइल करते हैं, और जो क्वार्टरली फ़ाइल करते हैं उनके लिए 3 मंथ्स। तो इस पीरियड के बीच में बहुत चांसेस होते हैं कि आप इनवॉइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं या उस इनवॉइस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड नहीं जाता था। तो इस केस में टैक्स इवेजन के चांसेस रहते थे। लेकिन जब आप हर इनवॉइस ई इनवॉइसिंग के ज़रिए इशू कर रहे हो तो वो आपका गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, और वो डाटा भी आपका जब आप GSTR1 फाइल करते हो तो ऑटोमेटिक फेच हो जाता है और आपको फ़ाइल करना होता है। तो ये आपका टैक्स इवेजन को रोकता है और कम करता है। नेक्स्ट, ईज़ ऑफ कंप्लायंस। ईज़ ऑफ कंप्लायंस इसलिए क्योंकि जब आप एक बार आपको इनवॉइस इशू करना होता है ई इनवॉइसिंग पोर्टल के थ्रू, उसके बाद आपको बार बार हर जगह इनवॉइस की डिटेल्स नहीं डालनी होती या अपनी आउटवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल्स फिल नहीं करनी होती, यानी कि GSTR1 में या GST3B में। या आपको ऑटोमेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है डाटा। देन नेक्स्ट, आपका GSTR1 में और 3B या 2B में ये सारी डिटेल्स आपके ऑटोमेटिक फेच हो जाती है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है आपका इजी कंप्लीशन ऑफ इनवॉइसेस, और यहाँ पे आपके जो एडजस्टमेंट या मिस्टेक्स के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जब आप इनवॉइस इशू करते हो उसके बाद आप GSTR1 पे फिल करते हो, उसके बाद अलग से आपको GST3B में डाटा डालना होता है, तो वहाँ पे आपके मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार आप ई इनवॉइस में सारी डिटेल्स डालते हो, उसके बाद GSTR1 में भी वही डिटेल्स जाती है, 3B में भी वही डिटेल्स जाती है और 2A में भी वही डिटेल्स जाती है। तो इस केस में आपके मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हर जगह आपका वही डाटा जा रहा होता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। इसके बाद जब भी आप ई इनवॉइस इशू करते हो तो आपका हर इनवॉइस के लिए एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर इशू होता है,
विच इज़ यूनिक फॉर एवरी इनवॉइस नंबर। ये एक 64 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जो हर इनवॉइस के लिए अलग होता है। ये आपका जब ई इनवॉइस में आप सारी डिटेल्स डाल देते हो तब इशू होता है। अब ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस क्या होता है? ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस बेसिकली एक जीएसटी का पोर्टल होता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से पोर्टल लॉन्च किया है इनवॉइसिंग के लिए। वहाँ पे आप जाते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, उसमें आपका एक स्पेसिफ़िक फॉर्मेट में आपको इनवॉइस की डिटेल्स डालनी होती है। उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जिनमें से कुछ मैंडेटरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं। वो सब फिल करने के बाद आप वहाँ पे डाल सकते हो और आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इसमें पेनल्टी क्या होती है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप पे लाइबिलिटी है, आप लाइबल हो इनवॉइस जनरेट करने के लिए और आप नहीं करते हो। तो बेसिकली एक तो वो आपका इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा अगर आप इनवॉइसिंग के लिए लायबल हो और आप इनवॉइसिंग के थ्रू इनवॉइस नहीं इशू कर रहे हो। और इसमें लायबिलिटी होती है कि अगर आपने कोई भी इनवॉइस नहीं जनरेट किया तो 100% ऑफ टैक्स ड्यू or 10,000 whichever is higher for every invoice। ये आपकी पेनल्टी होती है। ये तो तब होती है जब आपने इनवॉइस इशू ही नहीं किया। अब नेक्स्ट एक हो सकता है कि आपने ई इनवॉइस तो इशू किया है लेकिन आपने उसमें गलत डाटा डाला है या कुछ गलत डाला है। इफ़ एनी misrepresentation, if correct details are not included, तो इस केस में आपका 25,000 पर इनवॉइस की पेनल्टी होती है। तो ये थी आपकी पेनल्टी इनवॉइसिंग अगर आप नहीं जनरेट करते हो या गलत जनरेट करते हो। So that's the end of the video. I hope I have covered all the sections regarding e-invoicing. If you still have any doubt, आप please comment box में हमें बताएं. We will try to resolve it at earliest. Please like, share and comment on the video and do subscribe our channel to stay updated for the coming videos. Thank you.